गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, प्यारे बच्चों। आज की क्लास में हम लोग विद्युत सेल तथा विद्युत धारा के प्रभावों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बच्चों बात करेंगे कि विद्युत क्या है और इसके प्रभाव कौन कौन से। बच्चों, आप लोग विद्युत के उपयोग से, दैनिक जीवन में होने वाले विद्युत के उपयोग से भली भांति परिचित हैं। जो बिजली है, जो विद्युत है, हमारे बहुत से कामों को बहुत ही आसान बनाती है। बहुत से कार्यों को हम बिजली का उपयोग करके बहुत ही आसानी पूर्वक कर सकते हैं। मान लीजिए आपको अपने घर में नलों में आने वाले पानी को छत की टंकी में पहुंचाना हो, ऊंचाई पे पहुंचाना हो, वहां भी हम लोग विद्युत का प्रयोग करते हैं। नल में हम लोग एक पंप लगाए और पंप के उपयोग के द्वारा बिजली का उपयोग करके और नल में आने वाले पानी को छत की टंकी में पहुंचाए। इसी प्रकार से दैनिक जीवन में हम लोग क्या करते हैं, भूमिगत जल को, ट्यूब वेल वाले पानी को यदि पृथ्वी की सतह पे लाना हो, है ना, जमीन से ऊंचाई, जमीन के अंदर से पानी को पृथ्वी की सतह पे लाना हो, तब क्या करते हैं, वहां भी विद्युत का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से सूर्यास्त के पश्चात घर में रोशनी करने के लिए या फैक्ट्री में रोशनी करनी हो, दफ्तरों में करनी हो या सड़कों में करनी हो, सब जगह हर स्थान को में उजाला करना हो, प्रकाश फैलाना हो, इस कार्य में हमारी कौन मदद करता है, विद्युत की बच्चों मदद करती है। बच्चों, यदि मान लीजिए रात्रि का समय और आपके घर में अचानक से लाइट चली जाए, तो आप लोग क्या करते हैं? तो अधिकांश बच्चे कहेंगे हम जल्दी से टार्च शुरू कर लाते हैं और टार्च को जलाते हैं। टार्च में क्या होता है, टार्च में एक बल्ब लगा होता है और एक स्विच रहती है। जैसे ही बटन को दबाया तो टार्च में लगा बल्ब प्रकाशित होने लगा। क्या आप जानते हैं कि इस बल्ब को ताकत कहां से मिल रही है? इस बल्ब को प्रकाशित होने की ऊर्जा कहां से मिल रही है? तो बच्चों, इस बल्ब को जो ऊर्जा मिल रही है, जो ताकत मिल रही है, विद्युत सेल से मिल रही है। विद्युत सेल में बच्चों कुछ विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, और ऊर्जा उत्पन्न करने के पश्चात जब वो खर्च हो जाते हैं, तब वह जो हमारा सेल है, जो हमारी बैटरी है, वह ऊर्जा देना, विद्युत देना बंद कर देती है। तो बच्चों, टार्च में क्या होता है, विद्युत सेल, और सभी बच्चे सेल से भली भांति परिचित हैं और सेल को देखे भी हैं। उपयोगिता की दृष्टि से अलग अलग डिवाइस में, अलग अलग उपकरणों में अलग अलग प्रकार के बच्चों से लगे होते हैं। जैसे आपकी घड़ी पे एक स्टील का छोटा सा सेल लगा होता है, दीवार घड़ी पे दूसरे प्रकार का सेल, कैलकुलेटर में दूसरे प्रकार का, या फिर रिमोट पे दूसरे प्रकार का सेल लगे होते हैं। बच्चों, यदि हम सेल को देखें, ध्यानपूर्वक देखें, तो सेल में हमें दो सिरे दिख रहे हैं। यदि हम टार्च के सेल को बाहर निकालें या घड़ी के सेल को बाहर निकाल कर देखें, हम पाते हैं कि एक तो सेल का नीचे वाला भाग है ना, जो डिस्क की तरह है, और एक ऊपर वाला भाग जो टोपी की तरह है। तो हम देखते हैं कि सेल के दो भाग हैं, दो सिरे हैं, एक तो नीचे वाला भाग और एक ऊपर वाला। ऊपरी भाग को बच्चों इस तरह से जो विद्युत सेल है, आपका जो सेल है, उसमें होते हैं दो टर्मिनल, एक तो धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। बच्चों, आपकी बुक में बताया गया है कि विद्युत अवयवों को प्रतीकों के माध्यम से, तो हम लोग चिन्हों के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से भी विद्युत उपकरणों को व्यक्त कर सकते हैं। जैसे विद्युत सेल है, आपका सेल है, तो किस संकेत से व्यक्त करेंगे? विद्युत सेल है, उसके लिए जो संकेत है बच्चों क्या है, एक लंबी लाइन और एक छोटी लाइन। यदि आपको चित्र में कहीं इस प्रकार का संकेत मिले, तो आप समझ जाएंगे
इस संकेत का मतलब है, इस प्रतीक का मतलब है यहाँ पर एक सेल लगा हुआ, और सेल के अलावा बैटरी भी जान लें। बैटरी किसे कैसे कहेंगे? जब बच्चों एक साथ जब हम लोग कई सेलों को जोड़ देते हैं, एक के पीछे एक, यानी कि कोई एक सेल लें और उसके धनात्मक सिरे को दूसरे सेल के ऋणात्मक सिरे से स्पर्श करा दें। तो जब एक, दो या दो से अधिक सेल आपस में जोड़ दिए जाते हैं, वह बन जाती है हमारी, क्या बन जाती है? वो बन जाती है हमारी बैटरी। तो बैटरी जो है बच्चों, आप कई सेलों का आपस में संयोजन है। चित्र में देखेंगे, मान लीजिए आप एक और इसका एक धनात्मक सिरा है और ये ऋणात्मक सिरा। दूसरा सेल इस प्रकार रखें, ये इसका जो धनात्मक सिरा है वो आगे वाले सेल के ऋणात्मक सिरे को स्पर्श करे, और ये हो गया इसका धनात्मक और ये ऋणात्मक। बच्चों इस प्रकार से सेल को जोड़ा जाता है, तब इसे ये बन जाती है बैटरी। बैटरी क्या है? कई सेल का जब हम लोग संयोजन कर देते हैं, दो या दो से अधिक सेलों का संयोजन ही बैटरी है। बैटरी को संकेत के माध्यम से कैसे निरूपित कर सकते हैं, कैसे हम लोग दर्शा सकते हैं, देखिए बैटरी को हम लोग जो देखिए यहाँ पर सेल को मैंने दर्शाया है, एक देख रहे होंगे, एक छोटी लाइन है और एक बड़ी लाइन। जो बड़ी लाइन है ये सेल के धनात्मक टर्मिनल को प्रदर्शित कर रही है, और छोटी वाली लाइन का मतलब है ऋणात्मक भाग, सेल का ऋणात्मक सिरा, ऋणात्मक टर्मिनल। इसी प्रकार से जब बैटरी हमें बनानी है, बैटरी को इस प्रकार हम लोग दर्शा सकते हैं, एक बड़ी लाइन फिर छोटी लाइन, ठीक है, फिर एक बड़ी लाइन फिर एक छोटी लाइन, बड़ी लाइन और फिर एक छोटी लाइन। जब सेलों को इस प्रकार से संयोजित किया जाता है तो उसको प्रतीक के माध्यम से हम लोग इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। ये हमारा हो गया क्या? ये सेल है और ये हो गई बैटरी। इसी प्रकार से बल्ब को कैसे दर्शा सकते हैं? बल्ब को दर्शाने के लिए विद्युत बल्ब को दर्शाने के लिए क्या करेंगे? विद्युत बल्ब की संरचना के बारे में आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। विद्युत बल्ब की संरचना कैसी होती है बच्चों? विद्युत बल्ब में, उसमें भी जिस प्रकार बैटरी में जिस प्रकार सेल में दो छोर होते हैं, दो टर्मिनल होते हैं, उसी प्रकार से जो आपका बल्ब है, विद्युत बल्ब है, उसमें भी दो टर्मिनल है। तो विद्युत जो बल्ब है उसमें भी दो टर्मिनल चित्र में दिखाई दे रहा होगा। एक तो दो मोटे तार लगे होते हैं और उनके बीच में तंतु लगा होता है, फिलामेंट लगा। ऐसे बाद ये दोनों जो तार हैं नीचे अलग अलग भागों पे ओपन होते हैं। हम लोग विद्युत बल्ब को इस संकेत से दर्शा सकते हैं, एक सीधी लाइन, इसके बाद इस प्रकार से ऊपर से ये संकेत क्या है? विद्युत बल्ब को दर्शाता है। इसी प्रकार से स्विच को या परिपथ पूर्ण है या अपूर्ण, इसको भी हम लोग संकेत के माध्यम से बच्चों दर्शा सकते हैं। और जो संयोजित तार है, जो संयोजी तार है, उसको सीधी लाइन से हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे ये सीधी लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसको हम लोग क्या मान लेंगे? संयोजी तार। के तार को इस संकेत के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कोई परिपथ पूर्ण है, अपूर्ण, स्विच खुला है या बंद, उसको हम लोग दर्शा सकते हैं। यह संकेत यह प्रदर्शित कर रहा है कि जो स्विच है वो अभी बंद है, परिपथ अपूर्ण है, अभी परिपथ खुला हुआ है। इस प्रकार से यदि स्विच की स्थिति दिखाई देती है, मतलब धारा का प्रवाह परिपथ में नहीं हो रहा। और दूसरा संकेत जो है, यदि स्विच हमारी इस स्थिति में है
तो इससे ये समझा जाएगा धारा का प्रवाह परिपथ में हो रहा है। इस प्रकार से बच्चों हम लोग प्रतीकों के माध्यम से विद्युत के विभिन्न अवयवों को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो सभी बच्चे इन प्रतीकों को अपनी कॉपी में भी बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। यदि एक सामान्य परिपथ की बात की जाए, एक सामान्य परिपथ हम लोग बनाएंगे। आपकी बुक में भी विद्युत परिपथ बना हुआ है। विद्युत परिपथ में ये लीजिए स्विच, एक जगह स्विच हम लगाते हैं और एक जगह बल्ब लगा देते हैं। ये बच्चों आपके ब्लैक बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, जिसे हम लोग परिपथ आरेख कहते हैं। क्या है? परिपथ आरेख। परिपथ के तात्पर्य वह रास्ता, मार्ग जिसमें धारा बह रही है, जिस मार्ग में करंट बह रहा है, वह है विद्युत परिपथ। तो विद्युत परिपथ को आप देख रहे हैं, परिपथ आरेख आपके ब्लैक बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, आपकी बुक में भी बना है। यदि बच्चों परिपथ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है, आपसे भी पूछा जाए कि परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है या फिर नहीं हो रही, तो आप लोग स्विच की स्थिति देखकर, बटन की स्थिति देखकर, है ना, जो कुंजी है वो उसकी स्थिति को देखकर बता सकते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या फिर नहीं हो रही। तो हम आरेख में देख रहे हैं जो स्विच है, जो कुंजी है, खुली हुई, यानी यहां से करंट नहीं बह सकता। यह परिपथ अपूर्ण है, यह परिपथ टूटा हुआ है। इस परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होगी और इस परिपथ में धारा नहीं चलेगी। हमारा जो बल्ब है तो इस परिपथ में हम लोग बैटरी को कहीं भी लगा सकते हैं, यहीं पर बैटरी लगाएं और इसी तरह से जो बल्ब है उसको भी हम लोग कहीं लगा सकते हैं, कुंजी भी कहीं जोड़ सकते हैं। बच्चों इस बल्ब को प्रकाशित करना है तो परिपथ का पूर्ण होना जरूरी है। परिपथ पूर्ण होने करने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्विच को ऑन की स्थिति में करना पड़ेगा। और ये देखिए अब ये जो परिपथ है हमारा बंद हो चुका है, परिपथ पूर्ण हो चुका है। अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो, विद्युत धारा धनात्मक, ठीक है, धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर प्रवाहित होना चाहिए। आगे बच्चों बढ़ते हैं। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। बच्चों जब विद्युत धारा किसी तार से होकर बहती है, किसी वायर से होकर बहती है, तो वह उसे गर्म भी कर देती है। यदि आप विद्युत बल्ब को ही ले लें, यदि विद्युत बल्ब को कुछ देर के लिए आप चालू रखें, इसके बाद उसे स्पर्श करते हैं तो आपको गर्म महसूस होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो फिलामेंट है, जो तार है, वो विद्युत धारा के प्रभाव के कारण वो फिलामेंट गर्म हो गया है और उसने बल्ब को भी गर्म कर दिया। तो जब बच्चों विद्युत धारा किसी तार से बहती है तो उसे गर्म कर देती है। इसी को हम लोग विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है। अब कितना गर्म करती है, कोई भी वायर कितनी गर्म होगी, यह उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा। जैसे नाइक्रोम हीटर में कौन सी वायर लगी रहती है? कहे की तार लगी होती है, नाइक्रोम की तार लगी होती है। और घरेलू जो ठंडी के मौसम में हाथ में गर्म करने के लिए, कमरे को गर्म करने के लिए हम लोग जो हीटर जलाते हैं तो उसकी वायर कैसे लाल हो जाती है, कैसे लाल तप्त हो जाती है। तो विद्युत धारा के यह ऐसा क्यों हो रही है? यहाँ पर विद्युत धारा का तापीय प्रभाव बच्चों प्रदर्शित हो रहा है। तो जब जो करंट है किसी तार से होकर बच्चों गुजरता है तो वो उसको गर्म भी कर देता है। और बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जिसमें विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का
उपयोग किया गया है। जैसे आपका विद्युत ब्रश हो गया, उसको भी गर्म करने की जरूरत है, तो उसमें भी इस प्रकार का तार लगाया गया है, इस प्रकार का वायर लगाया गया है जो विद्युत को रोक सके, जो विद्युत उसमें यदि प्रवाहित हो वो लाल हो सके। तो ब्रश में भी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को हम लोग देख सकते हैं। इसी प्रकार से विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव से क्या तात्पर्य है? जब किसी परिपथ में बच्चों विद्युत धारा बहती है और उसके पास में यदि हम लोग कोई चुंबकीय सुई ले जाएं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है, उसमें कंपन होने लगता है, क्योंकि जब किसी परिपथ में विद्युत धारा बहती है तो वह जो वायर है वह भी चुंबक के समान व्यवहार करने लगता है। इसी को हम लोग विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को, मान लीजिए एक परिपथ है, कोई भी परिपथ देख रहे हैं और यहाँ पर परिपथ के बीच में कहीं भी एक जगह हम लोग क्या करें, चुंबकीय सुई रखें। इस वायर को क्या करेंगे, यहाँ बीच में चुंबकीय सुई, ये यहाँ पर चुंबकीय सुई हमने रख दिया और इस वायर को इसके आसपास थोड़ा सा लपेट कर फिर परिपथ को पूर्ण करें। जब बच्चों कुंजी को हम चालू करेंगे, कुंजी को ऑन की स्थिति में करेंगे, तो जब इस परिपथ में विद्युत धारा बहेगी तो क्या है, इस वायर में चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं। इस तार में जो है ये चुंबक के समान ये तार व्यवहार करने लगती है, जिसके कारण से जब ये चुंबकीय सुई जो लगी हुई है उसमें कंपन होने लगता है, वह विक्षेपित हो जाती है। इसी को हम लोग विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करके बहुत सारे विद्युत के उपकरण बनाए जाते हैं। जैसे आपकी विद्युत घंटी, तो वहां भी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ही उपयोग किया जाता है। इस तरह से बच्चों विद्युत धारा का तापीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव आप लोगों ने जाना, और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं बॉक्स के अंदर, जैसे कि विद्युत उपकरण, किस प्रकार के हमें विद्युत उपकरण खरीदने चाहिए। तो बच्चों अलग अलग कंपनी के तरह तरह के विद्युत उपकरण मार्केट में मिलते हैं, बाजार में मिलते हैं। तो उपकरण खरीदते समय हमें सावधानी रखने की जरूरत है। ऐसे उपकरण हमें खरीदने चाहिए जिसमें ISI का मार्का लगा है, जो भारत जो स्टैंडर्ड ब्यूरो है, जो भारत स्टैंडर्ड ब्यूरो जो है उसके द्वारा वो प्रमाणित हो, और जिससे उसमें किसी प्रकार का डिफेक्ट न रहे और करंट इत्यादि मारने का उसमें खतरा न रहे। तो ISI द्वारा प्रमाणित विद्युत उपकरण ही हमें खरीदने चाहिए। और विद्युत बल्ब की बच्चों, विद्युत फ्यूज की भी चर्चा आपके चैप्टर में की गई। विद्युत फ्यूज क्या है? विद्युत फ्यूज बच्चों क्या है? एक सुरक्षा उपकरण। जब कभी अचानक हमारे घरों में एक तय मानक से ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती, मान लीजिए कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया, रास्ते में कोई व्यवधान उत्पन्न हो गया, दो तार आपस में जुड़ गई और दोनों तार के शॉर्ट होने के कारण यदि आवश्यकता से अधिक, एक मानक से अधिक हमारे घरों में विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो हमारे घरों में जो उपकरण लगे हैं उनको जला सकती है, उनको नुकसान पहुंचा सकती है। तो इस नुकसान से बचने के लिए एक ऐसा जुगाड़ है, ऐसी एक युक्ति है जिसे हम लोग फ्यूज कहते हैं। जब मानक से अधिक विद्युत धारा उस फ्यूज में से सीधे उपकरण में न पहुंचकर पहले फ्यूज में पहुंचती है, फिर इसके बाद उपकरण, यानी कि सप्लाई लाइन और उपकरण के बीच में एक ऐसा यंत्र छोटा सा लगा दिया जाता है जिसे हम लोग फ्यूज कहते हैं। जब उस उपकरण से विद्युत धारा, उस यंत्र से विद्युत फ्यूज से विद्युत धारा गुजरती है, उसमें जो वायर लगा हुआ है, जो तार लगा हुआ है, तो गल जाता है, वो पिघल जाता है, क्योंकि वह कम गलनांक का बना होता है। तो आमतौर पर लेड और टिन को मिलाकर जो फ्यूज का वायर बनाया जाता है, तो लेड और टिन को मिलाकर बनाया जाता है। लेड की मात्रा 75% लेड और 25% टिन मिलाकर
कम गल नाम का विद्युत फ्यूज बनाया जाता है। तो विद्युत फ्यूज कैसे हमारे घरों में लगे होते हैं तो आरेख के माध्यम से देखें समझेंगे। मान लीजिए ये विद्युत का एक पोल है, आपके घर के नजदीक विद्युत का एक खंभा है जहां से आपके घरों में विद्युत धारा सप्लाई हो रही है और यहाँ से वायर आए हुए हैं। इसके पश्चात यहाँ पर घर के अंदर आपके टेलीविजन या कोई कंप्यूटर या अन्य उपकरण में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा बन रही है, यानी खंभे से सीधे उपकरण का करंट जा रहा है और यह उपकरण हमारा बहुत अच्छे से काम कर रहा है। कल्पना कीजिए, मान लीजिए कि रास्ते में कोई यहाँ कोई डिफेक्ट आ गया इस पोल में और बहुत ज्यादा तेज है ना, ज्यादा परिमाण की विद्युत धारा हमारे उपकरण तक पहुंचने लगी, तो ये हमारा उपकरण खराब हो जाएगा, जल जाएगा। किसी को बचाने के लिए बीच में एक जिप लगा दी जाती है, विद्युत फ्यूज लगा। विद्युत फ्यूज कैसे काम करता है? तो विद्युत फ्यूज में बच्चों इसकी संरचना के आकार की बनाने को और एक वायर यहाँ पर जुड़ा होता है तो दूसरा वायर यहाँ पर जुड़ा होता है। ऐसे बीच में कौन सा तार हो गया? फ्यूज वाला वायर जुड़ गया, जो लेड और टिन का बना, उसको हम लोग जोड़ देते हैं, जो कम गलनांक का होता है। इसके पश्चात दूसरी तरफ भी इसका दूसरा भाग होता है बच्चों, जिससे ये दोनों वायर जुड़े होते हैं। एक इसी प्रकार की संरचना और होती है। ये देखिए, तो बच्चों जब आवश्यकता से अधिक है ना, जितनी हमें जरूरत नहीं है उससे ज्यादा जब विद्युत धारा यहाँ से प्रवाहित होगी तो आगे तक नहीं पहुंच पाएगी, पहले तार से गुजरेगी और ये तार जो है क्या होगा? गल जाएगा और यहाँ से कनेक्शन कट हो जाएगा, कनेक्शन टूट जाएगा, जिससे उपकरण हमारा सुरक्षित है। इस तरह से फ्यूज बच्चों घरों में लगाए जाते हैं जिससे घर के उपकरणों की सुरक्षा हो सके। आजकल नए तरीके के बच्चों फ्यूज बन गए हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? MCB बोलते हैं। जब आवश्यकता से अधिक विद्युत धारा जितनी हमें जरूरत है उससे ज्यादा तेज विद्युत धारा यदि घरों में सप्लाई होने लगे तो MCB अपने से क्या होती है? गिर जाती है और हमारे जो उपकरण हैं वो सुरक्षित रहते हैं, वो बच जाते हैं। और जब विद्युत धारा की सप्लाई सही हो जाए तो MCB को हम लोग ऊपर की ओर उठा देते हैं और विद्युत धारा का प्रवाह आगे की ओर इससे होने लगता है। इस तरह से बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने विद्युत धारा से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को जाना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।